Tata Engineer, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Engineer, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद ब्रजलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मेरठ मेरी कर्मस्थली 2 साल 10 दिन का कार्यकाल रहा मेरा। मेरठ के लोगों की खासियत है कि वे सीट पर रहने के बाद भी याद रखते हैं। होली दिवाली पर अनेक लोग मुझे आज भी याद रखते हैं। 3 जुलाई 1991 में जब मेरठ का एसएसपी बना तो एक डॉक्टर की बेटी का अपहरण हो गया और जब मैं सर्किट हाउस पहुंचा तो चिकित्सकों के विरोध प्रदर्शन से मेरा स्वागत हुआ। 4 जुलाई को मवाना से ऑपरेशन शुरू किया और 26 घंटे ऑपरेशन चलाकर बुलंदशहर से लड़की को बरामद किया। तब अपहरण उद्योग हुआ करता था। वो सरकारें अपराधी पालती थी, रंगदारी हुआ करती थी, बदमाशों के साथ गुर्गे भी वसूली करते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार में अपराधी माफिया दहशत में है और दंगा मुक्त प्रदेश का माहौल है। तो वहीं उन्होंने कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो को लेकर कहा कि बदन सिंह बद्दो हमें याद करता रहता है। जब एक बार बदन सिंह बद्दो जेल से आ रहा था तो हापुड़ में पुलिस वैन पर गोली चलवा दी और बदन सिंह बद्दो ने कहा कि ब्रजलाल ने गोली चलवा दी। बदन सिंह बद्दो बड़ा माफिया है, उसकी शुरुआत पंजाब से हुई। यह बहुत शातिर अपराधी है, इस पर 5 लाख रुपये का इनाम है। बदन सिंह बद्दो कहीं नहीं गया है, वो यही है। इसके अलावा 2024 की किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या मुद्दे 2024 में रहने वाले हैं, इस पर भी वक्ताओं ने बात की। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर ब्रजलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने माफियाओं पर हो रही कार्रवाई के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। मुख्य कानून व्यवस्था, जब देश की कानून व्यवस्था चाकचौबंद रहती है और तब विकास होता है। मैंने मेरठ को उस जमाने में देखा था जब मैं 3 जुलाई 91 को आया था, लगभग 32 वर्ष पहले। मेरे आने के 3 दिन पहले एक डॉक्टर की बेटी का ही डिफेंस कॉलोनी से अपहरण हुआ और जब मैं सर्किट हाउस में आया उस समय तो मेरा स्वागत करिए ये प्रोटेस्ट से हुआ था। यहाँ के सभी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज सब बंद पे लगा था और मुझे आया तो वो मुझे प्रोटेस्ट देखने को मिला जब मैं 3 जुलाई 91 को आया था। मैंने 4 जुलाई को 24 घंटे का एसएसपी था मैं और मैंने ऑपरेशन मवाना से शुरू किया था। चला जा करके हमने बुलंदशहर में सहना से उस बच्ची बिट्टू को मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं 26 घंटा लगातार चलता रहा। मैंने उस दिन नाश्ता के मैंने ब्रश भी नहीं किया था और तब मैंने मेरे को देखा। आप देखते होंगे जब सरकारें आती थी, आज हमारे प्रबुद्धजन है मेरठ के लोग, ये आम बात होता था। बोल आया रंगदारी कितना लाइए रंगदारी होती थी, छोटे छोटे उनके कार्यकर्ता भी लोग सुनते थे। लेकिन आज प्रदेश में अमन चैन और आज जब अमन चैन है तो कितना इन्वेस्टमेंट अभी आया, 35,50,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया। इसी का कारण है कि आपका प्रदेश, आपका देश प्रगति कर रहा है क्योंकि मोदी जी की भी अपराधों पर, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस। मैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने वाले एडीजी लॉ ऑर्डर था, स्पेशल डीजी था और एसटीएफ एटीएस का भी चीफ था। हमने वो दिन दिखे हैं जब यूपीए की सरकार थी तो बनारस में 3 ब्लास्ट हुए थे। 2005 में हुआ था दशाश्वमेध संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, यूपी के लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या और बनारस का टैक्सों का 15 वकील मारे गए थे। जोगी जी के गोरखपुर में ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जब इंडियन मुजाहिदीन ने किया तो ये ईमेल भेजे। मेरे एक पुस्तक है इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात,
अभी उसका इंग्लिश एडिशन भी आ गया, मैंने नहीं लिखा। और जो वहां ब्लास्ट हुए और अहमदाबाद में लोग अपने मरीजों को लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, तो बोले मोदी जी तो मुख्यमंत्री आएंगे, अमित शाह वहां के गृह मंत्री आएंगे, और वहां के इमरजेंसी पर कार ब्लास्ट किया गया और वहीं इकट्ठा 28 लोग मरे। तो किस तरह से अहमदाबाद ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, मुंबई लोकल है 11 जुलाई 2006 को किया था, 209 लोग मारे थे। जर्मन बेकरी बंगलौर, हैदराबाद गोकुंजा, बुद्धा पार्क, मोदी जी के रैली में ब्लास्ट, पटना 2013 भगवान बुद्ध की प्रतिमा को उड़ाने का इन आतंकियों ने बोध गया में ब्लास्ट किया था, गुवाहाटी ब्लास्ट किया था। और आप इसके बाद पार्लियामेंट अटैक आप जानते हो, रामपुर अटैक हुआ था सीआरपीएफ का, मैं इसको पार्लियामेंट में बोला था, आपके सामने करा। मुख्तार अंसारी पर लगातार एक्शन हो रहा है। आजीवन कारावास की सज़ा मुख्तार अंसारी हो चुकी है, 6 मामलों में सज़ा हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है, और 2024 में लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू रहेगा बीजेपी? ऐसा है, सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाऊँ। लॉ एंड ऑर्डर तो मेन इशू होता है। डेवलपमेंट तभी होता है, विकास तभी होता है जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, तभी व्यापारी आता है, निवेश करता है। और उसका प्रमाण है 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी सरकार में आना। तो आज ये देश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश दंगा मुक्त है। और बड़े माफियाओं पर जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक कार्रवाई की, सबसे पहले इनकी जो पहला योगी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करवाया और तमाम उस पर बुलडोजर चलाया, ये योगी ने किया, किसी ने दम नहीं दिखाया। इसके अलावा हमारी नीति रही कि ये जो आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अभी 5वें केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसके भाई अफजाल अंसारी 85 में विधायक बना था पहली बार, उसको 4 साल की सजा हुई। और असल माइंड तो अफजाल अंसारी रहा है। और वो कवच जो माननीय बने का MP MLA बने हुए अपराधी, तो वो जो कवच था कि जब सजा हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आज मुख्तार अंसारी सजा हो चुकी, इसके भाई को सजा हो चुकी, इसका बेटा विधायक है, उसकी बहू जेल में है, उनको सजा होना फास्ट ट्रैक कोर्ट में। भदोही का विजय मिश्रा इसी गैंग का है, वो भी विधायक रहा लगातार जी, वो भी जेल में, उसको एक केस में सजा हो चुकी है, बाकी केसेज में सजा होने वाली है। तो इस तरह से प्रदेश में ये है कि इन माफियाओं को सजा करा दो, जिससे ये माननीय का चोंगा कभी ओढ़ ना पाए, और वो योगी सरकार करके दिखा रही है। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हो रहा था मुख्तार अंसारी, तब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जैसे हताश, निराश, टूटा हुआ। नहीं, वो तो होना है। उसने एक शेर कहा था, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, तवाफ मतलब हाथ मिलाना। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती डूबी, मेरी कश्ती भंवर में है। अब कश्ती भंवर में नहीं है, ये दिसंबर 2022 में कहा था प्रयागराज पोर्ट के सामने अपनी अकड़ दिखाते हुए। अब कश्ती डूब गई है, जो कभी निकल के बाहर नहीं है। आप कहेंगे मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी कश्ती भंवर में नहीं रह गई है, अब डूब चुकी है। जी हाँ। एक अन्य माफिया की बात कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ लिखता रहता है, क्या कहना चाहिए? बदन सिंह बद्दो, पता नहीं, मैं तो रिटायर हो गया 8.5 साल पहले, लेकिन हमें याद करता रहता है। वो ऐसा माफिया है। हाँ। उसने जब एक बार किसी जेल से आ रहा था हापुड़ में, पुलिस वैन थी, उस पर उसने गोली चलवा ली और कहा कि ब्रजलाल ने गोली चलवा दी। वो बड़ा माफिया है। उसकी शुरुआत हुई पंजाब से, और उस गैंग पर हम भी पीछे पड़े रहे। आज 5 लाख का इनाम है, बहुत ही शातिर अपराधी है। और यहाँ पर कितने मर्डर किया आपको अच्छी तरह जानकारी है। मर्डर केस में कन्विक्टेड है, और पुलिस को चकमा दे करके इसी आपके मुकुटमहल होटल से भाग गया। आज उसके लोगों पर कार्रवाई चल रही है, और कभी शिकंजे में तो बदन सिंह बद्दो को आना है। वो जो बनाता है ना, कभी हॉलैंड से आ रहा है, कभी पोलैंड से आ रहा है, वो कहीं नहीं है, यही है। और ये योगी सरकार में इस पर भी शिकंजा जो है, आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो कहीं हॉलैंड और पोलैंड में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अच्छा, यही है।
अच्छा। वो तकनीकी रूप से ऐसा अपराधी क्रिमिनल है हाँ? कि वो करके डाइवर्ट होकर कॉल आता है, लगता बाहर, ये बाहर कहीं नहीं है, यहीं है नज़रों में पुलिस के, और ये हो ही नहीं सकता वो भी शिकंजे में न आए। लेकिन उनके जो सपोर्टर थे, हाँ। कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी बहुत जल्द। जी हाँ, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। दिल्ली में जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, उसकी जांच चल रही है, FIR भी कायम हो गया। अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद आप करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अरे भाई, किसी तो विश्वास कर लो। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा मुकदमा कायम हो गया, एजेंसी जांच कर रही है, सब कुछ कर रही है, वेट करिए। लेकिन ये कहिए, देखें FIR मान लीजिए मेरे खिलाफ भी अखिलेश यादव ने 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया था। मैं तब DG सिविल डिफेंस था। एक आतंकवादी मर गया, वो कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया, और मेरे सहकर्मियों के खिलाफ 42 सहकर्मियों मर्डर का मुकदमा कायम किया। मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए, क्योंकि FIR झूठा था। FIR में आपको नामजद कर दूं तो नामजद होने से आप मुलजिम नहीं हो जाते जब तक इन्वेस्टिगेशन में प्रूव ना हो जाए। तो यहाँ विश्वास रखना चाहिए, जांच होगी और कोई मोदी सरकार में छूटता नहीं अगर दोषी। साक्षी मर्डर केस पे क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण केस है। मैंने उसको वीडियो देखा है, किस तरह से वो चाकू मारना, फिर दोबारा मारना, किस तरह से उठा करके पत्थर से उसके सर को कूचना, ऐसा विभत्स घटना हो नहीं सकता उसमें। और मैं बहुत व्यथित हूँ उसमें। और ये लव जिहाद का जो है, उसको खैर योगी जी ने तो सरकार वो बना दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन इसको हम पूरे समाज के, देश के लोगों को इसको लड़ना है। और ऐसे केस जो हों उसको फास्ट ट्रैक पर कोर्ट पर होगा, और ऐसा केस आप देख लेना, उसको फांसी की सज़ा होना तय है, जिससे पूरा जो है एक मैसेज जा सके। जैसे दिल्ली में हुआ था, टुकड़े टुकड़े काट दिया था। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके, केरला में तो तमाम को भेज दिया IS तक। तो ये पर ये मोदी सरकार अलर्ट है, देख रही है, कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये समझता हूँ, ये सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि तमाम हमारे जो तुष्टीकरण पर राजनीति करने वाली पार्टियाँ वो इस पर एक्ट नहीं लाएंगे लव जिहाद पर। इसलिए हमें इस पर एक सेंट्रल एक्ट आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ देर सवेरे जरूर आएगा। 9 साल बेमिसाल। अब 2024 की किस तरीके से तैयारी? 2024 मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तीसरी बार। मोदी देश की ज़रूरत है, वो संत हैं, लीडर हैं, दुनिया में नंबर, आज भारतवासी जानता है कि मोदी के लीडरशिप में देश हमारा नंबर 1 लीडर है। इकोनॉमी 5वें पर आ गई, तीसरे पर आने वाली है। दुनिया के कुछ लीडर उनका पैर छूते हैं। आज बड़े बड़े देश की उनका वो लेते हैं, ऑटोग्राफ ले लें। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मोदी जी आएंगे, अवश्य आएंगे, देश की आवश्यकता है, उनका कोई समय विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।